गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग पार्ट 4 एक कवर कर लेंगे। बाय मिस्टेक हम लोगों से 58 एंड 59 रूल रह गया था। 50 जो कि एक्चुअली अटैचमेंट में 63 तक रूल है। 60 से लेकर 63 तक ओमिट कर दिए हैं। अब हमारे 2 रूल डिस्कस करने बाकी रह गए हैं। सो लेट्स डिस्कस द एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम एंड ऑब्जेक्शन। तो 58 रूल जो है वो यहाँ पर बात कर रहा है कि एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स टू और ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कैसे होती है, राइट। कि अगर प्रॉपर्टी अटैच कर ली गई है एंड देन उसके बाद में कोई अगर एनी प्रॉपर्टी अटैच कर ली गई है और उसके बाद में कोई भी पर्सन यहाँ पर जो इंटरेस्टेड है इस प्रॉपर्टी में अगर ऑब्जेक्शन लेता है और या फिर अपने क्लेम्स करता है, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट शैल प्रोसीड टू एडजुडिकेट अपॉन द क्लेम्स। उसके क्लेम के ऊपर एडजुडिकेशन का काम कोर्ट करेगी या फिर ऑब्जेक्शन को सुनेगी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन हियर इन कंटेन। अब हियर इन कंटेन का मतलब हो गया कि नीचे दिए गए कंटेंट से, मतलब नीचे जो प्रोसीजर है वो कोर्ट फॉलो करेगी। प्रोवाइडेड दैट नो सच क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी एंटरटेन। अब एक्सेप्शन इसको ये है कि अगर यहाँ पर प्रॉपर्टी जो कि अटैच कर दी गई है वो एक्चुअली बिफोर ऑब्जेक्शन रेस्ड या फिर ऑब्जेक्शन निकालने से पहले ही उसे सोल्ड कर दिया गया है, वो ऑलरेडी सोल्ड है प्रॉपर्टी। या फिर अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, कोर्ट का ऐसा मानना है कि जो क्लेम्स और ऑब्जेक्शन यहाँ इस पर्सन ने उठाए हैं दे आर डिज़ाइनली और अननेसेसरीली डिलेड, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं? एक प्रकार का डिले कॉज कर सकते हैं। तो ऐसी 2 सर्कमस्टांसेस में कोर्ट यहाँ पर ऑब्जेक्शन को एंटरटेन नहीं कर सकता है, क्लेम्स को एंटरटेन नहीं कर सकता है। अदरवाइज कोर्ट अपनी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन को फॉलो करेगी, ठीक है। अब सब रूल सेकेंड ये यहाँ पर क्या कर रहा है कि ऑल द क्वेश्चंस इंक्लूडिंग क्वेश्चन रिलेटिंग टू राइट्स, टाइटल एंड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी जो कि है अटैच्ड, जो डिक्री होल्डर अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज, डिक्री होल्डर और जजमेंट डेटर के बीच में अराइज होते हैं रिगार्डिंग टाइटल हो गया, राइट्स हो गए या फिर इंटरेस्ट हो गए प्रॉपर्टी में से, ठीक है, या फिर कोई अदर रिप्रेजेंटेटिव है, पर्सन्स है इन दोनों पार्टी के बीच में या फिर अदर रिप्रेजेंटेटिव के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है अंडर दिस रूल एंड रिलेवेंट टू द एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम और ऑब्जेक्शन। तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट शैल डिटरमाइन द डीलिंग विद द क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन, ठीक है, ऐसे ही डील करेगी कि वो इसी सूट में क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन डाले गए हैं एंड नॉट बाय ए सेपरेट सूट। तो इन क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन के लिए कोर्ट सेपरेट सूट फाइल नहीं करेगी, बट इसी सूट में यही क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन को डिटरमाइन करेगी, ओके। अब जो सब रूल थर्ड क्या कह रहा है कि जो हम लोगों ने पहले ही सब रूल सेकेंड में ऑब्जेक्शंस देखे, अब जो क्लेम और या फिर ऑब्जेक्शन जो कोर्ट हियर कर रहा है, ठीक है, तो कोर्ट क्या डिटरमाइन कर सकता है? कोर्ट एक तो उसको अलाउ कर सकता है उन क्लेम्स और ऑब्जेक्शन को, यस, एंड रिलीज कर सकता है उस प्रॉपर्टी को फ्रॉम द अटैचमेंट ईदर होली और इन पार्ट एज इट मे थिंग्स फिट, राइट। या फिर डिसअलाउ कर सकता है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन को, राइट। कोर्ट को अगर लगता है कि क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आर नॉट फिट देन उसको डिसअलाउ कर सकता है। कंटिन्यू भी कर सकता है अटैचमेंट, कंटिन्यू कर सकता है अटैचमेंट को एक्सेप्ट क्या है या फिर सब्जेक्ट टू क्या है? मॉर्गेज, चार्ज और अदर इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। तो अगर मॉर्गेज, चार्ज या फिर अदर इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है अगेंस्ट एनी पर्सन, इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, तो यहाँ पर अटैचमेंट कंटिन्यू की जाएगी बट सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस। देन आता है कि कोर्ट पास कर सकती है ऐसी ऑर्डर इन द सर्कमस्टांसेस एज डीम्स फिट। तो कोर्ट को जो लगता है एज पर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस कोर्ट में अप्लाई इट्स डिस्क्रिशन। अब यहाँ पर फोर्थ सब रूल क्या कह रहा है कि अगर जो क्लेम्स हैं, ऑब्जेक्शन हैं, दे आर एडजुडिकेटेड, पहले दी गई प्रोसीजर के हिसाब से कोर्ट ने इनको एडजुडिकेट कर रखा है, ठीक है ना। तो जो ऑर्डर यहाँ पर मेड की गई है इस रूल के अंदर, तो इसका जो इन्फोर्समेंट है, इसका जो इफ़ेक्ट है वो इक्वल टू होगा कि ऑर्डिनरी डिक्री जो हम लोग पास करते हैं शैल हैव द सेम फोर्स एंड सब्जेक्ट टू सेम कंडीशन एज टू अपील और अदरवाइज एज इफ इट वेयर ए डिक्री। तो जैसे ऑर्डिनरी डिक्री होती है वैसे ही इन क्लेम्स का एडजुडिकेशन होगा।
अब अगर कोई ऑब्जेक्शन या फिर क्लेम, सब रूल 5 क्या कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्शन या फिर क्लेम जो एक व्यक्ति ने यहाँ पर कर रखा है टू द कोर्ट, और कोर्ट क्या करता है, रिफ्यूज़ कर देता है टू एंटरटेन इट। कोर्ट इसको एंटरटेन ही नहीं करता है, रिफ्यूज़ कर देता है। तो पार्टी जिसके अगेंस्ट ये डिसीजन गया है, जो एडवर्स पार्टी है, वो क्या कर सकती है, ही मे इंस्टीट्यूट अ सूट, वो सूट दाखिल कर सकती है टू इस्टेब्लिश द राइट विच ही क्लेम्स टू द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट। ठीक है, बट सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ सच सूट इफ एनी एन ऑर्डर ऑफ रेफ्यूजिंग टू एंटरटेन द क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी कंक्लूसिव। तो जो ऑर्डर है जो रेफ्यूज़ कर रही है, ये कंक्लूसिव होनी चाहिए। ये जो ऑर्डर है, दिस इज सब्जेक्ट टू द सूट, सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ द सूट है। ठीक है, देन आता है आपका रूल 59, स्टे ऑफ सेल। अब ये सब रूल क्या कह रहा है कि अगर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन होने से पहले अगर प्रॉपर्टी को सेल करने की एडवर्टाइज की गई है बाय द कोर्ट, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा, पहले एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल हो गई एंड देन उसके बाद में क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन रेज्ड हुए हैं किसी पर्सन से, तो यहाँ पर कोर्ट क्या करेगा कि अगर वो प्रॉपर्टी मूवेबल है तो उसकी जो सेल है उसको पोस्टपोन कर देगा। ठीक है, until the adjudication of such claims and objection। और अगर यदि वो प्रॉपर्टी इमूवेबल है तो कोर्ट क्या करेगा, मेक एन ऑर्डर दैट पेंडिंग द एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम और ऑब्जेक्शन द प्रॉपर्टी शैल नॉट बी सोल्ड, और दैट पेंडिंग सच एडजुडिकेशन द प्रॉपर्टी मे बी सोल्ड बट सेल शैल नॉट बी कन्फर्म। या तो वो अपनी वो सेल को रुकवा देगा कि सेल नहीं कर सकते हो, या फिर अगर सेल कर दी गई है तो ये सेल कन्फर्म सेल नहीं होगी। ठीक है, एंड एनी सच ऑर्डर मे बी मेड सब्जेक्ट टू सच टर्म्स एंड कंडीशन एज द कोर्ट थिंक्स फिट, और ऐसी कुछ कंडीशन जो कोर्ट को ठीक लगती है कोर्ट कर सकता है। तो स्टे ऑफ सेल में यही था कि अगर एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल दी गई है अटैच्ड प्रॉपर्टी की और बाद में क्लेम्स एंड एडजुडिकेशंस आते हैं बाय एनी पर्सन, तो यहाँ पर एक तो अगर ये प्रॉपर्टी मूवेबल है तो कोर्ट क्या कर देगा, पोस्टपोन कर देगा सेल को जब तक कि क्लेम्स एंड एडजुडिकेशन यहाँ पर ऑब्जेक्शन सॉल्व हो नहीं जाते। देन सेकंड, अगर वो प्रॉपर्टी इमूवेबल है तो भी कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट उस प्रॉपर्टी को कोर्ट क्या ऑर्डर निकालेगा कि अगर वो जो प्रॉपर्टी है शैल नॉट बी सोल्ड। ठीक है, और दैट पेंडिंग सच एडजुडिकेशन द प्रॉपर्टी में बी सोल्ड बट द सेल शैल नॉट बी कन्फर्म। प्रॉपर्टी सेल तो की जा सकती है लेकिन जो सेल है वो कन्फर्म नहीं की जा सकती until the adjudication of claims and objection is done। ठीक है, अब रूल 60 से लेकर 63 तो रिपील कर दिए हैं, ओमिट कर दिए हैं बाय 1976 अमेंडमेंट से। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द अटैचमेंट। आई होप यू enjoyed it। Thank you। We have covered all the provisions relating to attachment in 4 parts।